कल आज और कल लाल गोयल के संग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सरोकार न्यूज, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान के द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में हम आपको रूबरू कराते हैं उन विशिष्ट अतिथियों से जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ऊंचाइयों को छुआ है और जो एक प्रेरणादायक बन जाते हैं उन सब युवा पीढ़ी के लिए जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। आज हमारे मध्य मौजूद हैं जिन विशिष्ट अतिथि जिनका मैं आपसे परिचय करवाऊंगा, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है चंद्र प्रकाश जी हमारे कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में आने के लिए। नमस्कार जी, धन्यवाद। श्री चंद्र प्रकाश जी जो कि इंडियन ऑयल गैस के डिस्ट्रीब्यूटर हैं दिल्ली में, आप अखिल भारतीय एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के अध्यक्ष हैं जून 2017 से। आप नेशनल सचिव रहे, राष्ट्रीय सचिव रहे सेंटर फॉर सोशल जस्टिस सन 1995 से 2011 तक। आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग भी की है और आपने गायों को भी पाला है। तो एक पृष्ठभूमि ग्रामीण और दूसरी पृष्ठभूमि शहरी। तो आज हम बिल्कुल जानना चाहेंगे उनके बारे में। चंद्र प्रकाश जी, वैसे तो आप काफी चिर परिचित हैं, खासकर उन सब गैस उपभोक्ताओं के लिए या जो गैस कंपनियां हैं या जो गैस वितरक हैं, क्योंकि आप अखिल भारतीय इसके एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। तो लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी बहुत अछूती हैं जिन्हें हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसे आपकी पृष्ठभूमि मैंने बताई कि कहाँ गांव से और कहाँ एकदम शहर से, तो दो चीजों का जो एक विरोधाभास है उसके बारे में भी। तो उसमें हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ आपका बचपन बीता और कहाँ आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। श्री चंद्र प्रकाश जी। नमस्कार जी। मेरा जन्म दिल्ली के एक बड़े साफ सुथरे छोटे गांव में, जिसका जवालाहेड़ी जो कि पश्चिम दिल्ली में स्थित है, वहां पे मेरा जन्म हुआ। और हमारा परिवार करीब कोई 350 साल पहले, 350 साल पहले हरियाणा से शिफ्ट होके और दिल्ली में हमारे जो फोर फादर से फैमिली थी वो यहाँ के सेटल हुए थे। और ज्वालाहेड़ी दिल्ली से करीब, अगर मेन सिटी से आप बात करें तो करीब कोई 16-17 किलोमीटर, जो उन दिनों जब हम शहर जो बोलते थे, दिल्ली जिसको बोलते थे, उससे था। ये रोहतक रोड पे है स्थित। वहीं पे मेरा जन्म हुआ और वहीं पे मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई प्राइमरी स्कूल में। हमारे गांव में ही प्राइमरी स्कूल था, क्योंकि उन दिनों स्कूल बहुत, हमारे जन्म से पहले स्कूल बहुत कम थे। तो हमारे परिवार ने, क्योंकि हमारा परिवार दिल्ली के जो गिने चुने 8-10 जो परिवार थे जिनके पास जमीन सबसे ज्यादा थी खेती बाड़ी की, तो उसमें से हमारा एक परिवार था। तो हमारे दादा वगैरह ने स्कूल की बिल्डिंग जो छोटी जैसे होती है 3-4 कमरे का एक स्कूल बना के दिया था। और उसी वो क्योंकि प्राइमरी स्कूल भी उन दिनों शायद जो हम सुनते थे गांव में नहीं होते थे, बड़े दूर दूर होते थे। तो प्राइमरी एजुकेशन मेरी वहीं हमारे गांव में हुई। उसके बाद नहीं तो मैं चंद्र प्रकाश जी, मैं जानना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि आपकी प्राइमरी एजुकेशन हुई वो उस स्कूल में हुई जो आपके ग्रैंडफादर, आपके दादाजी ने बना के दिया था। तो जब आपको कुछ संस्मरण याद हो उसमें, और कौन सी क्लास तक आप पढ़े, क्योंकि जब आप उस स्कूल में जाते होंगे तो क्या आपके संग थोड़ा सा विशेष तरह का व्यवहार किया जाता था, क्योंकि वो स्कूल आपके परिवार ने दिया था, तो वहां के जो भी अध्यापक या अध्यापिकाएं थी और यहाँ जो आपके सहपाठी थे, उन्होंने कुछ आपको विशेष, आपको अलग से वो देखते थे? आपको कभी ऐसा महसूस हुआ, अगर आपको याद हो उस वक्त का समय? नहीं, ऐसा कोई खास कोई अंतर जो टीचर्स थे, मास्टर थे, वो नहीं करते थे ज्यादा। और
फैमिली ने बना के फिर उसके बाद जो वहाँ की म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन था उसको वो स्कूल हैंड ओवर कर दिया था जब देश आजाद हुआ। और फिर दिल्ली में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनी म्युनिसिपल को, तो उनको हैंड ओवर कर दिया था। ऐसा कोई खास नहीं था, लेकिन जैसा उन दिनों का माहौल था, क्योंकि हम लोग मैं और हमारे और भी वो थे फैमिली मेंबर्स, हो तो पढ़ाई लिखाई में शुरुआत में प्राइमरी में मिडिल वगैरह तक काफी अच्छा हमारा हम पढ़ाई में काफी अच्छे थे, तो उस नाते तो करते थे। बाकी थोड़ा बहुत तो उन दिनों फर्क था कि भाई इस परिवार से हैं, तो थोड़ा बहुत लिहाज वो करते थे जो टीचर थे। बाकी कोई खास ऐसा कोई दो दूसरे स्टूडेंट्स तो के साथ ही पढ़ाई लिखाई में वो हमें ट्रीट करते थे। कौन सी क्लास तक आप वहां पढ़े? मैं वहां पे पहली क्लास से 5वीं क्लास तो में पहली से पांचवी तक जब आप पढ़े तो उस वक्त तो, क्योंकि उस वक्त तो मास्टर लोग काफी स्ट्रिक्ट होते थे और बच्चों को काफी डांटते भी थे, कई बार पीटते भी थे। तो कोई ऐसा संस्मरण याद है कि जब आपको इस तरह के वाकया से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, ये तो उस परिवार से है तो इन्हें छोड़ दें? नहीं, प्राइमरी स्कूल तक कोई ऐसी कभी नौबत आई नहीं कि मास्टर को हमें पीटने की जरूरत पड़ी। हाँ, एक मास्टर थे, वो काफी स्ट्रिक्ट थे इस मामले में। और क्योंकि उन दिनों गांव का माहौल ऐसा था कि करीब कोई 25-30% जो स्टूडेंट थे, खास करके लड़के, वो पढ़ाई से जी चुराते थे। तो उनके साथ मास्टर जी हमारे बड़े हेड मास्टर थे, वो पढ़ाते भी थे। और 3 या 4 टीचर होते थे टोटल उन दिनों स्कूल में, कभी 3 कभी 4, तो वही 5 क्लास को वही पढ़ाते थे। तो उन उन स्टूडेंट्स के साथ जरूर वो नीम की फ्रेश एक टहनी तोड़वा के और उससे उनकी पिटाई करते थे वो। और हम खुशकिस्मत थे कि हमारे साथ कभी ऐसी नौबत स्कूल में आई नहीं, उसके उन्हें बाद मौका फिर? भी नहीं दिया। जी, फिर पांचवी क्लास के बाद फिर आप कहाँ पढ़े? मैं उसके बाद पंजाबी बाग और शकूरपुर हायर सेकेंडरी स्कूल था। और उन दिनों साइंस भी सभी स्कूलों में हायर सेकेंडरी में नहीं होती थी। तो हमारा क्योंकि हिंदी मीडियम था, जो प्राइमरी तक था, अंग्रेजी 6ठी क्लास से शुरू हुई। उसके बाद जब 8वीं क्लास से 9वीं क्लास में गए तो हम लोग साइंस ली। साइंस का मीडियम इंग्लिश था, अंग्रेजी था। तो वो सभी स्कूलों में नहीं होता था, तो इसलिए स्कूल भी थोड़ा चेंज हुआ। तो और वो अंग्रेजी मीडियम में था, क्योंकि सभी स्कूल में इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ाया जाता था। तो कितनी दूर था घर से आपका वो जो स्कूल, अब इंग्लिश मीडियम? वो घर से करीब कोई 3-3.5 किलोमीटर था। तो कई दफा तो हम लोग पैदल जाते थे शॉर्टकट से, तो सड़क ना छोड़ के जो बीच में खेतों के बीच में से पगडंडियां थी उससे जाते थे, और कभी साइकिल से जाते थे। तो और उस बीच वक्त, बीच में, जी, उस वक्त खेत हुआ करते थे दिल्ली में? हाँ जहाँ तब की, तक खेत थे। हाँ तब जी, तक खेत थे। जैसे हमारे गांव में हमने खुद बचपन में खेती देखी, बड़े उसमें हम हमारे बुजुर्गों को खेती करते हुए। तो खेत भी थे उसमें और फसलें भी होती थी। फिर करीब कोई 67-68 के बाद जब जमीन गवर्नमेंट ने एक्वायर की वहां पे, उस एरिया को रेजिडेंशियल एरिया डेवलप करने के लिए, क्योंकि दिल्ली बढ़ रही थी, तो और पंजाबी बाग है ये काफी डेवलप होने शुरू हो गए, तो उसके आगे जो जमीन थी रोहतक रोड पे, फिर हमारा गांव आता था, तो गवर्नमेंट ने एक्वायर की जमीन। लेकिन उसके बावजूद भी 69-70 तक वहां पे खेती हुई। उसके बाद से जब वो हैंड डीडीए ने हैंड ओवर अपने अंडर वो टेक ओवर की, तो उसके बाद से खेती बाड़ी बिल्कुल बंद हो गई। तो आपने ये शिक्षा कहाँ तक ली इस अंग्रेजी स्कूल में? मैंने 11वीं तक ली। उसके बाद फिर मैं ग्रेजुएशन के लिए और गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल, जो हरियाणा में है, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में, काफी अच्छा कॉलेज था उन दिनों, बहुत बड़ा, उसमें स्ट्रेंथ भी काफी थी। और वहाँ के टीचर्स और पढ़ाई के हिसाब से बहुत अच्छा था। तो मैं वहाँ नारनौल चला गया था वहाँ पढ़ने के लिए। ग्रेजुएशन मैंने नारनौल में वहाँ की। ऐसा क्या कारण हुआ कि आप दिल्ली जैसी जगह को छोड़ के हरियाणा में गए ग्रेजुएशन करने? क्योंकि दिल्ली में तो उस वक्त बहुत कॉलेजेस हुआ करते थे, मतलब थे काफी। हाँ हाँ, उसमें कुछ ऐसा था कि हमारा हमारा जो परिवार था थोड़ा राजनीति में भी आ गया था, तो माहौल था, मेरी सिस्टर की शादी वहाँ हुई थी, तो हमारे वो, इसलिए मेरे को वहां पे उन्होंने शिफ्ट कर लिया कि वहां रह के ठीक से पढ़ लेगा।
तो मतलब इसलिए मैं आप यहाँ पे थोड़ा उद्दंडता दिखाते थे या राजनीति में ज्यादा सक्रिय हो रहे थे, तो आपके? नहीं, राजनीति में नहीं, क्योंकि परिवार था तो उनको लगा कि पूरा टाइम इसको पता नहीं ये पूरा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा ठीक से, तो उस वजह से मेरे को वहां नारनौल जाना पड़ा। और जी। और मैं बड़ा अच्छा वहाँ का मेरे को इम्पैक्ट नारनौल जाने में। देखिए, कहीं भी एक जगह रहते हैं आप और दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कल्चर, वहाँ का माहौल, वो बिल्कुल राजस्थान के बॉर्डर पे था, हरियाणा जो नारनौल है। तो वहाँ की कल्चर थी, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ का बड़ा अच्छा उन दिनों वो बड़ा अच्छा माहौल था। लोग बड़े सीधे साधे, और वहाँ की कल्चर अलग थी। तो उस माहौल में अच्छा थोड़ा आदमी मेरे में काफी चेंजेस आई वहां जाने पे। तो आप वहां पे हॉस्टल में रहे या सिस्टर के घर पे रहे? मैं हॉस्टल में रहा, ज्यादातर मैं सिस्टर के यहाँ रहता था। जी। और वहां पे मेरे को क्या स्पोर्ट्स का बड़ा खेलने का मौका मिला। और मैं कॉलेज के अंदर मैंने साइंस छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जो की वो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में की। और साथ साथ में खेल में काफी मैं इंटरेस्ट लेता था। तो कोई और कोई अब दिलचस्प वाकया सुनाना चाहेंगे वहां का, आपके कॉलेज का, जो आपके संग हुआ हो या आपको याद आता हो इस वक्त? हाँ, है तो काफी है, बट वो एक हिस्टोरिकल शहर है। वहाँ पे बीरबल का, अकबर के जमाने का कोई है, किले वगैरह हैं। तो उसमें हम एडवेंचर के लिए जाते थे। तो एक दफा एक वहाँ पे पुरानी टोम थी काफी ऊंची। वो एहसास नहीं था क्योंकि उस उम्र में तो आदमी, तो हम उसके ऊपर चढ़ तो गए और बारिश के दिन थे। तो उस पे, क्योंकि गोल गुम्मद थी, जी। तो उस पे काई जमी हुई थी। तो जब चढ़ गए उसके उस पे, तो उतरने में इतनी दिक्कत आई हमारे को, करीब 2-3 घंटे लगे। और भी हमारे साथी थे। तो उसमें काफी जद्दोजहद के बाद हम लोग पता नहीं कैसे उतरे वहां पे। और बड़े खंडरनुमा था उसके आसपास। तो बाद में तो आ, वो सरकार ने टेवर करके, वहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, कुछ आर्कियोलॉजी सर्वे वालों ने उन बिल्डिंगों को अपने अंडर लिया। और अब तो काफी उसमें डेवलपमेंट की है, बट उन दिनों वो खंडर टाइप थे। तो एक वो था, लेकिन बहुत से संस्मरण है, सारे याद नहीं है। एक वहां पे एक पहाड़ था, उसके नजदीक ही, नारनौल के नजदीक, कोई 8-10 किलोमीटर। तो वो वहाँ का एक हिल स्टेशन था। और बारिशों के दिनों में, सर्दियों में वहां पे इतना अच्छा एटमोसफियर, हरियाली, क्योंकि वो जो वहाँ के जो पहाड़ हैं वो ज्यादातर सूखे हैं, को हरे भरे। लेकिन बारिश के बाद और सर्दियों में काफी वहां पे रौनक होती है। तो वहां हम चले जाया करते थे। वहां पे शूटिंग रेंज भी थी। जो लोग एनसीसी में और पुलिस की और इनकी, वहां पे बल्कि डिफेंस वाले भी, और वहां की रेंज थी, वहां पे प्रैक्टिस वगैरह के लिए आते थे। तो वो एक अच्छा, एक आंधी, एक दफा क्या हुआ, हम लोग कहीं गए थे और हम जीप लेके गए थे। जीप थी हमारे पास। तो वापसी में हमने सोचा कि चलो आज थोड़ा नया करते। तो हमने ऊंट गाड़ी में, उस पे ऊंट गाड़ी पे बैठ के हम आए। और रास्ते में जब हम आए, गांव से, जिस गांव गए थे, वो करीब कोई होगा 15-16 किलोमीटर, कच्चा रास्ता था, सड़क नहीं थी वहां पे। तो जैसे ही हम गांव से निकले, उसके 10 मिनट बाद इतनी जबरदस्त आंधी आई। और वो रेत भरी आंधी, करीब सुबह सुबह का टाइम था, कोई 6, 6:30, 7 हुए होंगे, सूरज निकला ही होगा। इतनी जबरदस्त आंधी थी कि उसमें ऊंट भी जैसे वो रुक रुक के चल रहा था। और हमने पता नहीं, वो जो उसका एक वो कंबल टाइप, खरड़ बोलते थे उसको, वो था, उसको ओढ़ ओढ़ के हम लोग 2-2.5 घंटे में पहुंचे। लेकिन बहुत जबरदस्त उस आंधी का एकदम बिल्कुल अंधेरा हो जाना, ऐसे संस्करण है कि उसमें एक वो अलग तजर्बे थे। लेकिन लोग इतने कोऑपरेटिव थे। आप किसी से रास्ता पूछो तो वो इशारा करके नहीं बताता था, वो आपके साथ चलता था। 1-1, 1.5 किलोमीटर साथ चल के आपको गली मोहल्ले से वो रास्ते भी दिखाते थे। तो आपको थोड़ा अजीब नहीं लगा कि आप एक बड़े शहर से एक छोटे जगह पहुंच गए, और वहां की जो इस तरह की आपने बताई, क्योंकि बिल्कुल मैं सोचता हूं कि हुआ भी होगा कि जैसे दिल्ली में तो जो इलेक्ट्रिसिटी की पोजीशन है या थी, वो काफी अच्छी है, बेहतर है मुकाबले उस गांव के जगह के जहां आप थे। तो कभी आपको ऐसा नहीं मन में आया कि मैं क्यों यहाँ आ गया, यहाँ पे तो कई बार लाइट भी नहीं रहती है, धूल बंदी भरी भरी आंधियां चल रही हैं, ऐसा कभी महसूस हुआ या आप नहीं, इस? जी। ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से गया था, कोई जबरदस्ती नहीं थी।
और दिल्ली में भी, क्योंकि यहाँ पे गांव था, कोई मेन मतलब शहर तो नहीं था, शहर तो हमारे से करीब कोई 3-4 किलोमीटर था। कोई भी हमें कोई शॉपिंग ऐसी डेली रोजमर्रा की जो जरूरत थी, कोई ऐसी स्टेशनरी किताबें, वो भी हमें 4-5 किलोमीटर लेने के लिए जाना पड़ता था। बट वहाँ, क्योंकि सिटी में बिजली की और पानी की इतनी दिक्कत उन दिनों थी नहीं वहाँ पे, तो कोई ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ और अच्छा लगा। तो आपने ग्रेजुएशन के बाद फिर क्या किया? ग्रेजुएशन के बाद 77 में मैं वापिस आ गया, और उसके बाद कुछ रोजगार ढूंढते रहे साथ साथ में, क्योंकि आपने फैमिली हमारा आपने आपने राजनीति में किया था ग्रेजुएशन, राजनीति हाँ जी, शास्त्र में, पॉलिटिकल हाँ साइंस जी, में। तो हाँ जी। आपने फिर, और आप बता रहे हैं कि आपकी पृष्ठभूमि आपके परिवार की राजनीति हो चुकी थी, तो आपने राजनीति में घुसने का विचार नहीं आया आपके मन में? नहीं, देखिए, हमारे एक चाचा थे जिन्होंने शादी भी नहीं की, और वो समाजवादी विचारधारा के थे, कांग्रेस में रहते। उन्होंने ग्रेजुएट, जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे, वो और जो वो बाद में चीफ मिनिस्टर भी बने, उनके जो उनके सहपाठी थे, दोस्त थे, तो उन लोगों ने, जब वो बीए फाइनल में थे, उन लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट के उसमें आके, आजादी की लड़ाई में आके, उन्होंने फाइनल में अपनी एजुकेशन का बायकॉट करके वो उसमें क्विट इंडिया मूवमेंट में आ गए, और करीब 2.5-3 साल वो अंडरग्राउंड भी रहे। तो वो लोग हमारे परिवार को, उससे पहले हमारा परिवार, फैमिली राजनीति में नहीं था, वो फिर आजादी के बाद उन्होंने एक हमारे चाचा को, उनको राजनीति में डाला, खुद नहीं इलेक्शन लड़ा कभी उन्होंने। तो वो हमारे परिवार को क्या राजनीति में लेके आए, और उनका एक विजन था। एक तो उन्होंने बच्चों में एजुकेशन पे बहुत जोर दिया। दूसरा, वो पहले व्यक्ति थे हमारे उस एरिया में, पूरे समाज में, सभी जातियों को, उसमें छुआछूत को उन्होंने मिटाया। और वो बड़ा, काफी लोगों ने उनका कभी उस टाइम पे जब सुनते थे विरोध भी किया, बट वो थे कि उन्होंने हरिजनों के घर में जाके खाना खाया, उनकी घरों में एंट्री, हमारे हमारे परिवार के अंदर कभी भी हमने देखा कभी छुआछूत नहीं रही। जो लोग हमारे गांव के थे, दूसरे जो भी आते थे, सब हमारे घरों के अंदर घुसना, खेतों में काम करना। तो उस माहौल में हम रहे, तो हमारे दिमाग पे भी उसका असर पड़ा। कोई, हमने कभी छुआछूत में विश्वास नहीं किया, और छोटे बड़ा किसी, ये छोटी जाति का, ऐसा बहुत कभी, बहुत तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस जमाने में छुआछूत बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा और था। उसके बाद अगर आपने किया तो बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आप दिल्ली आ गए, तो उसके बाद आपका ये व्यवसाय कब शुरू हुआ? ये मेरा एडवर्टीजमेंट निकली उन दिनों, अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट के लिए, इंजीनियर्स और ग्रेजुएट के लिए गवर्नमेंट ने गैस एजेंसियां और पेट्रोल पंप वगैरह निकाले थे। तब ये 1981 की बात है। जी। तो हमने भी गैस एजेंसी अप्लाई की, तो उसमें काफी जद्दोजहद के बाद, जो बड़ा टफ कंपटीशन होता था, और क्योंकि हमारी कोई बिजनेस की ऐसी कोई बैकग्राउंड तो थी नहीं, हमारे एक दो चाचा यूरोप वगैरह में जाके सेटल भी हो गए थे, लेकिन कोई भी आदमी बिजनेस में ऐसा नहीं, ठीक है, छोटा मोटा बिजनेस, भट्टे वगैरह की हमारे परिवार ने, और साथ में राजनीति में थे, तो हमने अप्लाई किया, तो उसमें जद्दोजहद के बाद काफी, फिर ये गैस एजेंसी मेरे को उसी एरिया में मिली। लेकिन सुना जाता था कि उस वक्त में बहुत ज्यादा सोर्स चलती थी, काफी लोगों की सिफारिश चलती थी। तो क्या आपको भी उस वक्त इसका फायदा हुआ कि आपके चाचा राजनीति में थे और आपको कुछ ऐसा फायदा मिला कि आपको मिली? नहीं तो बहुत ज्यादा उस वक्त तो एजेंसीज बहुत कम हुआ करती थी, और उसके लिए लेने के लिए लोग बहुत ज्यादा अप्लाई करते थे। तो आप बताना चाहेंगे दर्शकों को कि आपको एजेंसी मिली? क्योंकि अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स तो बहुत होते होंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा। जी। नहीं, चाचा तो हमारे तब नहीं रहे थे, बट जी। बिल्कुल आपका ठीक है, थोड़ा बहुत तो अप्रोच उसमें लगती है, लेकिन खुद भी इतने अपने पेपर इतने स्ट्रॉन्ग किए थे, और थोड़ा बहुत तो सिफारिश वगैरह होती जी। है। जी। दवाई देखिए, जो सेटअप है, ऑयल कंपनीज हैं, गवर्नमेंट है, उनके भी अपने अपने चाहने वाले होते हैं, जिनको वो जिनको वो प्रमोट करना चाहते थे। तो उन लोगों से उन लोगों से कंपटीशन करके, तो थोड़ा बहुत तो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत तो सिफारिश तो करानी पड़ती है।
जी जी। बट ज्यादातर उसमें क्योंकि नंबर थे, उसमें मेरिट क्या था, तो मेरिट में क्योंकि मैं कॉलेज टाइम पे काफी स्पोर्ट्स में बड़ा आगे था, और मैं एक साल मेरे को उन दिनों एक ऑलराउंडर स्पोर्ट्समैन की एक वो तो कंपटीशन, तो उसमें भी मैं फर्स्ट रहा था स्पोर्ट्स में, और मैं जी। कॉलेज की 2-3 टीम में था। तो एक वो भी था मेरे पास कि भाई जो बैकग्राउंड स्पोर्ट्स पर्सन की भी थी। हाँ, थोड़े बहुत परस्त और लगी, और काफी दूसरी आपकी आर्थिक स्थिति, क्योंकि जब गैजेट एजेंसी देती है कंपनियां, तो वो देखती भी हैं कि आप पे आर्थिक स्थिति इस तरह की है या नहीं है कि शोरूम और गोडाउन वगैरह आप पूरा बना पाए। वो आपकी आर्थिक स्थिति, क्योंकि आप पे लैंड ओनर्स थे उस वक्त, आप पे इतनी सारी जमीनें थी, तो वो तो आपको दिक्कत नहीं आई होगी। अब मुझे बताएं कि नहीं, जब आपने। दिक्कत दिक्कत उसमें लैंड की दिक्कत दिल्ली में तो सबको आती थी, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड पे आप एग्रीकल्चर लैंड तो हमारी बची नहीं थी। जी तो लैंड तो हम लोगों ने डीडीए से मास्टर प्लान के तहत उनको वो देनी होती थी। तो लैंड तो हमें सरकार से डीडीए से मिली थी। जी। शोरूम वगैरह खुद हमारे मार्केट में जो था, हमारी अपनी जमीन थी, उसी में खुला था। जी जी। तो अब आपने जब ये एजेंसी ली, और आप बता रहे हैं ये सन 81 की बात है, तो उस वक्त 82 में शुरू हुई थी। 82 की शुरू हुई थी। तो उस वक्त बड़ा एक दौर था कि क्योंकि नए नए कनेक्शंस जा रहे थे, और जहां पे खत्म हो जाते थे तो और आसपास के कस्बों से, शहरों से भी लोग बाग कनेक्शन लेने आते थे। और उस वक्त बड़ा दौर था कि चूल्हा बेचा जाता था। कभी आपको ऐसी दिक्कतें आई जब आप गैस एजेंसी चला रहे थे कि चूल्हा बेच रहे थे, और उस वक्त मुझे याद है कि एक एमआरटीपी ने एक कायदा निकाला था कि कोई भी चूल्हा कंपलसरी नहीं बेचेगा। ये सन 82, 83, 81, 82, 83, उससे पहले की बात हो सकती है। तो क्या आपके संग ऐसा कोई वाकया हुआ कि कोई आया हो और आपने कहा हो, या आपके जो शोरूम पे बैठते हैं कि चूल्हा लेना जरूरी है, पता चला कि वो आदमी तो बहुत हाईली कनेक्टेड निकला और उसने आपकी कंप्लेंट की, या आपसे किसी बात पे जिद्दोजहद हुई? कोई आप वाकया सुनाना चाहेंगे इसका? एक दो केसी छोड़ के कभी ऐसी मेरे सामने वो समस्या इसलिए नहीं आई, क्योंकि जिस एरिया में मेरी गैस एजेंसी थी, उसमें हमारा जो परिवार था उसका बड़ा मतलब सामाजिक के तौर तरीके से बहुत ज्यादा लिंक था, और थोड़ा हल्का फुल्का राजनीति में भी था, सामाजिक में था। तो वो हम ज्यादा किसी को फोर्स कर नहीं सकते थे। और कुछ मेरी नेचर भी ऐसी थी कि मनी माइंडेड में नहीं था। और कुछ केसेस होते थे बहुत उन दिनों एमआरटीपी वगैरह के, हालांकि वो कानून बड़ा गलत था, बाद में हटा, बहुत बहुत ले हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा उसको हटाने के लिए, कि उसका मेन ये था कि जो चीज मैं अपने कस्टमर्स को दे रहा हूँ या बेच रहा हूँ, उसको इंश्योरेंस कराते थे हम थर्ड पार्टी लाइबिलिटी के लिए। तो इंश्योरेंस तो मैं कराऊं और आदमी बाहर से प्रोडक्ट ले। दूसरी चीज क्या था, जो हम लोग जो भी प्रोडक्ट जो कस्टमर्स को देते थे, वो ऑयल कंपनी से अप्रूव्ड होती थी। उसका बीएसआई से आईएसआई था उन दिनों। तो उससे अप्रूव्ड क्वालिटी होती थी, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होता था। बाहर का जो था लोकल, वो उसमें काफी फेक टाइप और सब स्टैंडर्ड होता था। जी। तो इसलिए एक थोड़ा, लेकिन वो था एमआरटीपी वगैरह का। मेरे साथ जनरली नहीं आई वो नौबत। आजकल चंद्र प्रकाश जी देखा था, अभी जो कोरोना टाइम आया, बहुत शॉर्टेज हुई थी ऑक्सीजन की। उस वक्त 83, 84, 80 जो भी टाइम था, आपने देखा होगा कभी कई कई दौर ऐसे भी आते थे कि जब बहुत गैस की शॉर्टेज हो जाती थी, किल्लत होती थी, और काफी ब्लैक मार्केटिंग भी होता था। तो उस वक्त आप किस तरह गैस सप्लाई कर पाते थे? कैसे, जैसे आपने बताया कि आप मनी माइंडेड नहीं थे, तो काफी दिक्कतें आती होंगी, काफी सोर्स भी आती होंगी, क्योंकि जब आप पे ही गैस नहीं आ रही थी ऊपर से, तो आप गैस कहां से दें? और महीने भर का या ज्यादा बैकलॉग भी होता था। तो उस वक्त आप किस तरह अपनी एजेंसी को चला रहे थे? दिल्ली के अंदर क्योंकि राजधानी थी, एम्बेसीज वगैरह थी, और तो दिल्ली हमेशा सप्लाई के लिहाज से प्रायोरिटी पे रहा है सरकार की पे। जी दिल्ली में कभी भी ऐसा बैकलॉग नहीं हुआ कि महीना या 10 दिन का। कभी कभी इत्तेफाक से एक दो दफा कुछ ऐसी नौबत आई कि कोई देशव्यापी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई सप्लाई में, उसमें जरूर कभी 5-7 दिन, हफ्ते का बैकलॉग होता था। अदरवाइज दिल्ली में कभी भी हमने ऐसा फीवर बैकलॉग जो बाकी शहरों में छोटी जगह पे हुआ, ऐसा जी कभी हमने देखा नहीं। और जी जहां तक ब्लैक मार्केटिंग का, दिल्ली के अंदर जो जो रिफिल हम कहते हैं, रिफिल सेल के अंदर ब्लैक मार्केटिंग नाम मात्र था, कहीं का दुक्का केस सुनने में आता था।
कोई ब्लैक मार्केटिंग की बहुत ज्यादा नहीं होती थी, क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। जी। अब और आप इसमें जब आप घुसे इतना व्यवसाय में, तो ये आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, और वो भी ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिसमें कि जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम वगैरह, तो इन सबके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको लोगों ने सेलेक्ट किया? इसका कुछ, इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जब हम आए तो हमारी उम्र करीब कोई 27-28 साल की थी। तो थोड़ा सा हमने देखा कि जितना ये बिजनेस बाहर से ऊपर से लुक्रेटिव, और ये ऐसा लगता लोगों में, बड़ी भ्रांति थी कि बड़ा अच्छा कमाई का साधन है, ऐसा था नहीं। क्योंकि जब एलपीजी हिंदुस्तान में आई 1957 के आसपास, 56-57 आसपास था, उससे लेकर और जब तक हम डिस्ट्रीब्यूटर आए, तो इसमें एक सिलेंडर का जो हमारा जो जो टोटल जो इसमें जो हमारा कमीशन था, वो 3 रुपए 37 पैसे था। जो 1955-56-57 के आसपास में फिक्स हुआ था, वो 30 साल तक वही चलता रहा। तो जब हम आए तो हम लोगों ने कहा ये तो बहुत गलत है, तो लोग इसमें अगर ईमानदारी से धंधा चलाना तो सरकार को बढ़ाना पड़ता। तो उसके लिए हम लोगों ने फिर फेडरेशन बनाई, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, डिस्ट्रीब्यूटर्स की सुनवाई ज्यादा नहीं होती थी। तो हम लोगों ने, जब हम डिस्ट्रीब्यूटर बने उसके 2-4 महीने बाद ही हमारे और साथी भी दिल्ली के 2-3 थे, सब यंग थे, और सब ने डिसाइड किया कि हम क्यों ना अपनी एसोसिएशन फेडरेशन खड़ी करें। हमारे उससे पहले एक वार वेटरन थे, मेजर साहब, वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेते थे इसके अंदर फेडरेशन में, लेकिन उनके साथ पूरी जुटती, क्योंकि जब उन दिनों ज्यादातर जो गैस एजेंसी थी, वार विडोज की, वार वेटरन्स की, उन लोगों को ज्यादा इसमें डिस्ट्रीब्यूटर रिहेबिलिटेशन के, रीसेटलमेंट के लिए उन लोगों को दी थी। तो वो लोग, उनकी फैमिली थी, छोटे बच्चे थे, वो इतना जद्दोजहद सरकार से नहीं कर सकते थे। तो हम लोग इसमें इमीडिएटली आए, क्योंकि बैकग्राउंड भी ऐसी थी। तो हम लोगों ने फिर ये फेडरेशन दिल्ली में खड़ी करके, फिर ये बाकी लोग और जो स्टेट के थे उनके साथ मिलके, और ये 1985 में इसको एक नेशनल लेवल का सभी ने मिलके इस फेडरेशन को खड़ा किया। आज कितने करीब सदस्य हैं आपकी फेडरेशन में? देखिए, वैसे तो जितने भी करीब कोई 25,000 से ऊपर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सभी हमारे मेंबर्स हैं। बट जो एक्टिवली जो पार्टिसिपेट करते हैं, या जो सब्सक्रिप्शन है, जो मेंबर हैं, वो करीब पहले तो एक ही फेडरेशन थी ऑल इंडिया की, अब छोटी छोटी स्टेट्स में कुछ और भी फेडरेशन बनी है लोकल लेवल की। तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे मेंबर हैं, और इसमें ऐसा नहीं कि हम जो काम करते हैं वो कोई जो हमारी पॉलिसी को नहीं मानता हो, तो फायदा सबको ही होता है। जी। और अच्छा, अब मैं जानना बड़ा चाहूंगा। ताजुब होगा कि वो कमीशन फेडरेशन बनने के बाद फिर 87 में पहली दफा 30 साल के बाद हमारा कमीशन बढ़ा, 3 रुपए 37 पैसे से 5 रुपए 30 पैसे हमें सक्सेस मिली। थोड़ा उसके लिए हमें प्रोटेस्ट भी करना पड़ा, वन डे क्लोजर भी करना पड़ा, हमें राजपथ पे प्रदर्शन भी करना पड़ा। आज कितना कमीशन है आपका? आपका कमीशन आज हमारा कमीशन करीब 60 रुपए के करीब है। 60 रुपीज। 60 रुपीज जी। तो दो चीजें बस चलते चलते बहुत जल्दी पूछना चाहूंगा। एक तो जो कोविड टाइम में जो आप लोगों ने, आपके डिलीवरी मैनों ने और आप सब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जो एक तत्परता दिखाई कि जो घरों में सब लॉकडाउन था, सो सब आगे जा जाके सबने कार्य किया, तो आपने इनके लिए कोई, आपकी फेडरेशन ने डिलीवरी मैनों के लिए या डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कुछ किया? बहुत संक्षिप्त में बताइए, समय का अभाव है। देखिए, इसमें क्योंकि थोड़ा हम अखबार पढ़ते थे और मीडिया के जो हिसाब, कुछ जो न्यूज हम पे आ रही थी कुछ अमेरिका से, इधर इंग्लैंड से कुछ न्यूज आती थी, लोगों से बात होती थी, तो हमें पहले ही एहसास हो गया था कि भारत में, हमारे देश में भी ये 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में ये काफी इसकी सीविटी आएगी। तो हम लोगों ने डिलीवरी स्टाफ को पहले से मेंटली प्रिपेयर कर दिया था। जी। उनको सारे जितने सेफ्टी के वो थे, ग्लोव्स थे, मास्क था, सैनिटाइजर थे, वो हमने सब प्रोवाइड किया। अब एक चीज और बता दीजिए कि क्या ये जो रेट बढ़ रहा है रोज, हर कुछ टाइम के बाद एलपीजी गैस का, कभी कम होने की उम्मीद है, या इस तरह ही बढ़ता हुआ किसी रोज हम 10,000 का भी सिलेंडर खरीदेंगे? देखिए, एलपीजी जो प्रोडक्ट है वो करीब 70-75% जो है इंपोर्ट करते हैं।
और उसके जो प्राइस है वो जो है उसके जो हमारा नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर है उसके बेस पे डिपेंड करता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में एलपीजी के प्राइस बढ़ते हैं तो जी। उसका इम्पैक्ट हमारे देश में पड़ता है। अच्छा, और जी जी, अब मुझे बताइए चलते चलते एक क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को आप? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि युवा पीढ़ी जो है, मैं उनको एक सबसे मैंने खुद भी प्रैक्टिकली लोगों को देखा जो जो हमारे साथ पढ़ते थे, उन लोगों के गाँव की पृष्ठभूमि के फसल कैसे होती है, सब्जी कैसे उगती है, उसकी नॉलेज नहीं है। मैं एक तो जो भी शहर में बच्चे हैं, यूथ है, वो कम से कम गाँव में जाके उस कल्चर को, अपने देश की कल्चर को जी समझे। मैं आपको एक छोटा-सा जी एग्ज़ाम्पल जी दूँगा जी, अगर नहीं, अब वक़्त है। सब समय अभाव है, अब नहीं हो पाएगा, हाँ, पर बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी, आप जुड़े और आपने आपसे बहुत कुछ सुनना चाहते थे, समझना चाहते थे, क्योंकि आप दो दो उसमें रहे जीवन शैली में कि गांव की भी पृष्ठभूमि और शहर की भी, पर समय अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम न्यूज गांव से, संवाद सरोकार न्यूज के अलावा फेसबुक एंड यूट्यूब पे भी किया गया। And our endeavor is to bring to you every day new topic in our English edition of the morning edition of Media Conference with Lal Goyal and at 10:30 a.m. And tomorrow our topic is MBA necessary for business? Yes, you heard correctly. Is MBA necessary for business? Our panelists are Professor Dr. Mohanlal Agarwal, President Indo-Gulf Management Association, Dubai, former Professor of Marketing, Innovative and Management, IIM Lucknow, Dr. Jitendra Kumar Mishra, Director, Jaipuria School of Business, Ghaziabad, Mr. Shantanu Fansalkar, Founder and CEO, SPI Great Sense, UAE, and Ace Laster A. Qualjida, Manager, Financial Advisor and Executive Financial Advisor, University of West London, RAK Campus, UAE. So please tune in tomorrow for Media Conference with Lal Goyal at 10:30 a.m. बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी, आप हमारे संग जुड़े, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, सुनना बहुत चाहते थे, समय अभाव है। और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका कि आपने हमारे प्रोग्राम देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।